दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गया और आहिस्ता से पूछा, कौन है? बाहर से अफजल की आवाज सुनाई दी, मैं हूं अफजल। मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर अफजल के साथ अधेड़ उम्र का एक आदमी भी था। उसके हाथ में डॉक्टरों की तरह मेडिकल बैग था और गले में स्टेथोस्कोप झूल रहा था। वो अपने तौर पर पूरा डॉक्टर नजर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक तरफ हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया और उनके अंदर दाखिल होते ही दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर दिया। डॉक्टर नजर आने वाले ने पूछा, पेशेंट कहाँ है? मैंने उसे खुश करने के लिए डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब किया। कहा, इधर आ जाएं डॉक्टर साहब, पेशेंट उस कमरे में है। वो नबे तुले कदम रखता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें तैमूर लेटा हुआ था। उसने एक नजर तैमूर पर डाली, फिर इर्द गिर्द देखा और बोला, आप लोग सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इस गंदगी में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, बस डॉक्टर साहब, हम तो अपनी सी कोशिश करते हैं कि बीमार ना हो, मगर ये अपनी मर्जी की तो बात नहीं होती ना। उस जाली डॉक्टर ने मुझे यूं देखा जैसे मेरी जहालत पर अफसोस कर रहा हो। फिर तैमूर की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसी वक्त मेरी नजर फर्श पर रखी हुई राइफल पर पड़ी। मैंने गैर महसूस तरीके से राइफल पैर से पलंग के नीचे खिसका दी। डॉक्टर अब स्टेथोस्कोप कानों से लगाकर तैमूर का सीना देख रहा था। मैंने उसे मुखातिब क्या कहा, डॉक्टर साहब, असल में 2 दिन पहले ये बस से गिरकर जख्मी हो गया था। डॉक्टर चौंक कर बोला, जख्मी हो गया था? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ? मैंने कहा, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस मामूली सी खराशें थीं। लोग इसे फौरी तौर पर एक डॉक्टर के पास ले गए थे। उसने मरहम पट्टी करके रुखसत कर दिया। डॉक्टर ने अपना बैग खोलकर उसमें से छोटी सी टॉर्च निकाली और तैमूर से कमीज उतारने को कहा। वो बहुत गौर से तैमूर के जख्मों का जायजा लेता रहा, फिर बैग से कोई दवा निकालकर जख्मों पर लगाने लगा। तैमूर ने उसे बताया कि एक जख्म रान पर भी है। वो बोला, मियाँ वो भी दिखा दो, तुम्हें भी रह रह कर जख्म याद आ रहे हैं। रान का जख्म देखकर वो चौंक उठा और बोला, ये जख्म बस से गिरने की वजह से तो नहीं आ सकता, ये तो गोली का जख्म है। तैमूर जल्दी से बोला, अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमारा गोली से क्या ताल्लुक, ये तो मेरे पैर में शायद कोई नोकदार चीज घुस गई थी। वो बोला, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने 15 साल जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काम किया है। मैंने इस किस्म के बेशुमार जख्मी देखे हैं। फिर दूसरे जख्म 2-3 दिन पुराने हैं, इस जख्म को 24 घंटे से ज्यादा नहीं गुजरे। मैंने कहा, अरे डॉक्टर साहब, आप किस बहस में पड़ गए, आप सिर्फ दवा दीजिए। वो बोला, मैं सिर्फ दवा दूंगा, मगर पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट करना होगी। वो कमबख्त शायद अपना भाव बढ़ाना चाह रहा था। मैंने अफजल की तरफ घूर कर देखा तो वो जल्दी से बोला, यार मोहम्मद, ये अपने दोस्त हैं, तुम्हें मुंह मांगी फीस देंगे। डॉक्टर मक्कारी से बोला, तू नहीं समझता अफजल, कल कला को बात पुलिस तक पहुंच गई तो फंसूंगा तो मैं। ये लोग भला कितनी फीस दे देंगे जो मैं अपनी इज्जत दाव पर लगाऊं? मैंने कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूँ। वो हिकारत से हंसा, बोला, सिर्फ 5,000? इतने पैसों में तुम चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत दाव पर लगा दूं? मैंने मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, 10,000। दिल तो मेरा चाह रहा था कि उसकी गर्दन ही मरोड़ दूं। वो बोला, मैं 50,000 लूंगा। उसने यूं कहा जैसे 50 रुपए का तस्करा कर रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है, ये तुम ज्यादती कर रहे हो मगर मजबूरी है, चलो तुम इसकी मरहम पट्टी करो और उसे दवा दो। जाली डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो बोला, पैसे अगर पहले मिल जाएं तो अच्छा है। मैंने एक मरतबा फिर अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए ठंडे पानी का एक गिलास पिया और अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से 50,000 की रकम निकाल ली। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि इस लालची शख्स को तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तैमूर की दवा लेने के बाद मैंने सारी रकम वापस लेने का फैसला कर लिया था। मैंने रकम जाली डॉक्टर की तरफ बढ़ा दी। उसने झपट कर रकम ली और जल्दी जल्दी अपनी जेबों में ठूस ली। फिर उसने अपना बक्स खोलकर इंजेक्शन निकाला, कुछ कैप्सूल और टैबलेट्स निकाली और बोला, फिलहाल मैं 2 दिन की दवा दे रहा हूँ, बाद में ये दवाएं तुम बाजार से ले आना। इंजेक्शन लगाने के बाद उसने एक पर्चे पर दवाएं लिखकर पर्चा मेरे हवाले किया। बोला, 7 दिन तक ये दवाएं पाबंदी से खिलाना और बैंडेज भी रोज बदलना होगी। उसने तैमूर के जख्म की तरफ इशारा किया। बोला, मैंने जख्म की सफाई करने के बाद पट्टी बांधी है, बुखार के लिए भी टैबलेट दे दी है, बुखार तो सुबह तक उतर जाएगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कल जख्म की ड्रेसिंग करने तो आप आएंगे ना? उसने भी किसी बहुत ज्यादा मसरूफ डॉक्टर की तरह नफी में सर हिलाया। बोला, नहीं भाई, कल तुम इसे क्लिनिक पर ले आना। मैंने दवा का पर्चा जेब में रखा और उस जाली डॉक्टर का बैग एक तरफ रखते हुए कहा, मैंने 50,000 ये चौखटा देखने के लिए नहीं दिए। उसने भी तल्ख लहजे में कहा, मैंने भी कोई अल्लाह वास्ते नहीं लिए वो पैसे। मैंने कहा, अच्छा, ज्यादा बहस मत करो, सीधे हाथ से रकम निकालो और चलते नजर आओ। डॉक्टर तिल मिलाकर बोला, क्या बकवास है। डॉक्टर मोहम्मद हाथ में आई हुई रकम कभी। वो बोलते बोलते दहशतजदा होकर खामोश हो गया, क्योंकि मैंने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया था।
मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुमने गोली के जख्म देखे हैं तो रिवॉल्वर भी देखे होंगे, और ये भी जानते होंगे कि जो रिवॉल्वर मेरे हाथ में है वो कितना मोहलक है। वो सहम कर बोला, मैं अब चलता हूँ। मैंने सर्द लहजे में कहा, पहले पैसे निकालो। डॉक्टर लरसते हुए लहजे में बोला, निकालता हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी अपनी जेबों से सारी रकम निकाल दी और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने नोट अपनी जेबों में ठूंसते हुए कहा, अब यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने तैमूर से कहा, बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी करूँ। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से टैक्सी में चला जाऊँ। हालात साजगार हुए तो तुम भी आ जाना। मुमकिन है जीरे का घर अब भी पुलिस की निगरानी में हो। मैंने कहा, तो फिर तुम निकल जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। किसी तीसरे दर्जे के होटल में ठहर जाऊंगा और 1-2 दिन के बाद खुद ही तुमसे राब्ता कायम करूंगा। आधे घंटे के बाद तैमूर अफजल के साथ निकल गया। अफजल उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने गया था। मैंने उसे कहा भी था कि गाड़ी में टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, मगर वो नहीं माना। न जाने इसमें तैमूर की क्या मसलहत थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना सामान समेट कर ब्रीफ केस में रखा, राइफल उठाई और दरवाजा यूं ही भेड़ कर गली में निकल गया। मेरी गाड़ी उसी जगह खड़ी थी जहां मैंने सुबह पार्क की थी। मैंने दरवाजा खोलकर उसमें ब्रीफ केस रखा ही था कि बाईं तरफ की गली से एक शख्स दौड़ता हुआ मेरे सामने आ गया और खुशामदाना लहजे में कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूं साहब, मेरी कुछ मदद कर दें। मैंने जेब में हाथ डालकर 2-3 नोट निकाले। वो जल्दी से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं जनाब, मेरी बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूँ, आप अगर अपनी गाड़ी में उसे ले चलें तो। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारी बेटी, क्या तकलीफ है उसे क्या तकलीफ है? वो बोला, उसकी बीमारी अब तक किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आई। उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लगती है और आवाज भारी हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो बोलती बहुत ज्यादा है और उर्दू फारसी के शेर पढ़ती है। हालांकि फारसी जबान मेरी 7 पुश्तों में किसी ने इतनी रवानी से नहीं बोली होगी। मैंने कहा, उसे कहाँ लेकर जाना है? वो बोला, शेर शाह के इलाके में एक बुजुर्ग हैं, वही उसका इलाज कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं उसे ले चलता हूँ। फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम बिलाल है जनाब, मैं एवरशाइन पेंट में मुलाजिम हूँ। मैंने कहा, चलो लड़की को ले आओ। वो खुशामदाना लहजे में बोला, मैं भी उसे लेकर आता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। वो तेजी से गली में दाखिल हो गया। एक दफा तो मेरे दिल में आया कि इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। उसकी बेटी अगर बीमार है तो मुझ पर तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं वहां से चला जाना चाहता था, मगर एक शख्स से वादा करके वादा खिलाफी करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ख्वाहिश के बावजूद मैं वहां न जा सका। थोड़ी देर के बाद बिलाल अपनी बेटी को लेकर आ गया। मेरा ख्याल था कि वो 8-10 साल की कोई बच्ची होगी, मगर वो तो मुझे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही थी। चेहरे से भी खासी सुलझी हुई दिखाई दे रही थी और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो मुझे कहीं से भी बीमार नहीं लग रही थी। लड़की का जायजा लेने के बाद मैंने घूर कर बिलाल को देखा तो वो तेजी से आगे आया और बोला, सर ये है मेरी बेटी कुलसूम। फिर वो आहिस्ता से बोला, कुलसूम पर इस वक्त भी दौरे की कैफियत है। इस वक्त ये शोर शराबा करने की बजाय बहुत मुश्किल किस्म की बातचीत कर रही है। कुलसूम आहिस्ता से हंसी और बोली, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला वो सागर नहीं हूँ मैं। मैंने नरम लहजे में कहा, मिस कुलसूम आप किस क्लास में पढ़ती हैं? वो मुस्कुराकर बोली, आप भी क्लास कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं, सॉरी खराबी इस तबकाती निजाम की है। मैं झुंझुला कर बोला, मेरा मकसद उस क्लास से नहीं था, मेरा मतलब है कि आप किस जमात में पढ़ती हैं। उसने मुतमईन अंदाज में कहा, अच्छा मैं MA की स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा, अच्छा चलिए गाड़ी में बैठिए। कुलसूम के लहजे और आंखों में पहली दफा मुझे दीवानगी की झलक दिखाई थी। बोली, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? बिलाल जल्दी से बोला, हम जरा घूमने जा रहे हैं। कुलसूम उसकी बात से मुतमईन हुई या नहीं, मगर वो वक्ती तौर पर पुरसुकून हो गई। बिलाल मेरे साथ अगली सीट पर बैठ गया। मैंने आहिस्तगी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे छठी हिस्स अब भी खबर कर रही थी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए, वरना मैं किसी मुश्किल में फंस सकता हूँ। मैंने उन खदशों पर कोई ध्यान न दिया और खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। बिलाल ने पूछा, आप क्या करते हैं साहब? मैंने कहा, मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं करता। कुलसूम ने तंजिया लहजे में कहा, अरे छोड़ें बाबा, इस किस्म के लोग कुछ भी नहीं करते। वो समझते जरूर हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। हकीकत यह होती है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। मैंने चौंक कर कुलसूम की तरफ देखने की कोशिश की, मगर वो मुझे बैक व्यू मिरर में नजर न आई। मैंने बुलंद आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो बोली, मैंने आपको कहीं देखा है, मुमकिन है वो आपका हमशक्ल हो, मुमकिन है आपकी शक्ल उसकी तरह हो। मैंने उलझकर कहा, किसकी तरह? मैं उससे मजीद कुछ पूछना चाहता था कि सड़क के ऐन बीच में मुझे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। वो ट्रक इस अंदाज में खड़ा किया गया था कि पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई थी। मैं तो बिलाल के कहने पर कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ता रहा था। वो भी साइड का इलाका था, मगर अभी वहां सिर्फ तामीरात हो रही थी।
वो भी लोगों ने अधूरी छोड़ रखी थी। इलाका बिल्कुल सुनसान था और किसी का रास्ता रोकने के लिए बेहतरीन था। मैंने गाड़ी रोक दी और घूमकर पीछे देखा तो पीछे की तरफ भी एक जीप खड़ी थी। उसमें कम से कम 2 आदमी तो मुसल्ला होंगे। मुझे 2 राइफलों की नालें दिखाई दी। मैंने दरवाजा खोलकर नीचे उतरना चाहा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। मैंने फुर्ती से अपना सर अंदर की तरफ किया, फिर मुझे खुद ही अपनी इस एहतियात पसंदी पर हंसी आ गई। फायरिंग से तो गाड़ी के अंदर भी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर ब्रीफकेस खोलकर अपनी राइफल निकाली और उसे असेंबल करने लगा। बिलाल ने औरतों की तरह कहा, देखिए साहब, यहाँ फायरिंग मत कीजिएगा। मैं झुंझला गया, कहा, बको मत, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, अभी मैं जरा इन नामालूम लोगों से निमट लूं। जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और मैं खुद को लानत मलामत कर रहा था कि खामखा ये अजाब मोल लिया। निकला था मैं किसी ठिकाने की तलाश में, फिर तैमूर के बुखार का चक्कर चल निकला। अचानक बिलाल से मुलाकात हो गई। इस हंगामे से जहन ऐसा माऊफ हुआ कि सोचने समझने की सलाहियत ही जाती रही। अब मैं बिलाल के चक्कर में पड़कर इस जंजाल में आ फंसा था। उसकी तेज तर्रार बेटी भी उस वक्त सहमी हुई थी। कैंची की तरह चलने वाली जबान भी खामोश थी। अचानक ही हर चीज से मेरा दिल बेजार हो गया। जिंदगी में पहला मौका था जब मुझे फायरिंग नागवार गुजर रही थी और खुद भी फायर करने को दिल नहीं चाह रहा था। फायरिंग में अब शिद्दत आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो फायरिंग की आड़ में हमारी तरफ बढ़ रहे हों और हमें जिंदा पकड़ना चाहते हों। इसका अंदाजा मैंने यूं लगाया कि उनमें से किसी ने अभी तक बराह रास्त गाड़ी पर फायर नहीं किया था, वरना फायरिंग इतनी शदीद थी कि गाड़ी छलनी होकर रह जाती। फिर अचानक फायरिंग थम गई और कोई चीख कर बोला, तुम लोग खुद को कानून के हवाले कर दो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। मैं बुरी तरह से चौंक उठा। इस सारे हंगामे में कानून कहां से आ टपका था? कानून को तो मैं बहुत पहले झांसा दे चुका था, फिर कानून यहाँ कैसे पहुंच गया? क्या पुलिस का कोई अफसर टेलीपैथी जानता था जो इन लोगों को हमारे बारे में इल्म हो गया? वही आवाज फिर सुनाई दी, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोग गाड़ी से बाहर ना आए तो गाड़ी को छलनी कर दूंगा। बोलने वाले ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर चीख कर बोला, 1। मैंने बिफर कर बिलाल की तरफ देखा, फिर अपनी राइफल आहिस्तगी से लोड की और सर्द लहजे में बोला, तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। बिलाल ने आहिस्ता से कहा, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो हैजानी लहजे में बोला, आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें, हमारी परवाह मत करें। फिर वो कदरे झिझकते हुए बोला, अगर मुझ पर एतबार हो तो मुझे एक रिवॉल्वर दे दें, मैं कुछ देर पुलिस को उलझाए रखूंगा। उस वक्त ज्यादा बहस मुबाहसे का वक्त नहीं था। गिनती गिनने वाला मुसलसल चीख रहा था, 8। मैंने जल्दी से एक रिवॉल्वर बिलाल के हवाले किया और खुद आहिस्तगी के साथ गाड़ी से उतर गया। रिवॉल्वर बिलाल के हाथ में देकर मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था, मगर खतरे में तो मैं हमेशा ही रहता था। इस बात से क्या फर्क पड़ता था कि मेरी मौत पुलिस की गोली से वाक़ई होती है या अपने ही रिवॉल्वर से। मैंने राइफल सीधी की और गिनती गिनने वाले की आवाज पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। वो बुलंद आवाज में चीखा, 9। मैंने जल्दी से बोलने वाले की आवाज का निशाना लिया और फायर कर दिया। यूजी के खौफनाक धमाके में इंसानी चीख दब कर रह गई। वो पथरीला इलाका था, इसलिए वहां ज्यादा घनी झाड़ियां भी नहीं थी। छिदरी छिदरी कुछ झाड़ियां थीं, वो भी इतनी दूर थीं कि वहां तक पहुंचने से पहले ही वो लोग मुझे भून कर रखते थे। दूसरी तरफ से फिर कयामत खेज किस्म की फायरिंग शुरू हो गई। इस दफा भी उन लोगों ने बराह रास्त गाड़ी को निशाना नहीं बनाया था। एक लम्हे को मैंने सोचा कि गाड़ी के नीचे रेंग जाऊं, मगर फिर फौरन ही ख्याल आया कि इस दौरान में अगर बिलाल ने गाड़ी चला दी तो बेमौत मारा जाऊंगा। फिर मुझे ज्यादा सोचने का वक्त न मिला। मेरी पुश्त की तरफ से कुछ लोग एकदम वहां पहुंच गए। आहट सुनकर मैं फुर्ती से घूमा, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। उनके चेहरों पर नकाब थे, मगर जिस्म तो नजर आ ही रहे थे। न सिर्फ उनके जिस्म बल्कि उनके हाथों में राइफल्स भी दिखाई दे रही थी। ये भी मुमकिन है कि वो डंडे हों, मगर महज अपने कयास पर मैं अपनी जान दाव पर नहीं लगा सकता था। उनमें से एक गुर्रा कर बोला, बस अब हाथ उठा कर खड़े हो जाओ, खेल खत्म। मैंने तवील सांस लिया और राइफल छोड़कर खड़ा हो गया। बोलने वाले ने मुखातिब किए बगैर किसी को हुक्म दिया, इसकी राइफल उठा लो। फायर की आवाज से अंदाजा हुआ है कि वो यूजी है। वो लोग कोई भी हो सकते थे, मगर पुलिस वाले हरगिज नहीं थे। चौंका तो मैं उस वक्त था जब उनका साथी मेरी गोली का निशाना बना था। अपना साथी जख्मी होने पर पुलिस वाले इतना सब्र नहीं करते। वो तो लम्हों में पूरी गाड़ी छलनी कर देते। फिर उनमें से कोई भी वर्दी में नहीं था, उनके पास मेगाफोन नहीं था, टॉर्च भी नहीं थी। उन्हीं में से एक आदमी ने झुककर मेरी राइफल उठा ली। फिर वही शख्स दोबारा बोला जिसने अपने एक साथी को राइफल उठाने का हुक्म दिया था, इसे गाड़ी में बिठाओ और देखो उस गाड़ी में कितने आदमी हैं। उसका इशारा मेरी गाड़ी की तरफ था। फौरन ही 2 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। उनका लीडर डपट कर बोला, जल्दी मत करो, पहले इसकी तलाशी लो अच्छी तरह। उनमें से एक ने इंतहाई महारत से मेरी तलाशी ली और मेरी सारी जेबें खाली कर दी।
ब्रीफकेस गाड़ी की पिछली नशिस्त पर रखा था। मैं जानता था कि अभी वो भी उनके हाथ लग जाएगा। उन खबीसों ने मेरी जेबों से एक एक पैसा निकाल लिया, मगर मेरे खंजर अब भी महफूज थे। तलाशी लेने वाले या तो अहमक थे या फिर बहुत ज्यादा खुद एतमादी में मुब्तला थे। मैंने शुक्र अदा किया कि उनके लीडर ने खुद मेरी तलाशी नहीं ली, वरना मेरे खंजर भी उसके हाथ लग जाते। तलाशी लेने का ख्याल भी उसी को आया था। उसके साथ ही राइफल पर कब्जा करके ही मुतमईन हो गए थे। अब भी मुझे अंदेशा था कि उनका लीडर मुझे जूते उतारने का हुक्म न दे दे। मैंने उस वक्त लॉन्ग शूज पहन रखे थे। पिंडलियों पर बंधे हुए खंजर जूतों ही की वजह से तलाशी लेने वाले की नजरों में नहीं आए थे। तलाशी लेने के बाद वो मुझे धकेलते हुए एक तरफ ले गए। मैं जिन झाड़ियों में छुपने का इरादा कर रहा था, उन्हीं के पीछे उनकी फोर्ड वैगन खड़ी थी। वैगन का रंग स्याह था, इसलिए दूर से नजर नहीं आ रही थी। उन दोनों ने वैगन के खुले दरवाजे से मुझे अंदर धकेल दिया। फिर उनमें से एक ने न जाने कहां से पतली सी मजबूत रस्सी निकाली और फुर्ती से मेरे हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए। फिर उस मनहूस ने उसी रस्सी से मेरे दोनों पांव भी बांध दिए और मुझे बोरी की तरह एक तरफ लुढ़का दिया। मैंने धक्का देने वाले को बेख्तियार गाली दी तो उसने मेरे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। चंद लम्हों के बाद वो लोग बिलाल को भी धकेलते हुए वहां ले आए। एक आदमी ने उसका बाजू थाम रखा था और उसे जानवरों की तरह खींचता हुआ ला रहा था। मैंने तपे हुए लहजे में कहा, तुम लोग बदमाश तो खैर हो ही, मगर इंतहाई घटिया बदमाश हो। बदमाशों के भी कुछ उसूल होते हैं। खवातीन का वो भी एहतराम करते हैं, मगर तुम लोग उचक्के हो, बहुत घटिया दर्जे के उचक्के। वही शख्स बिफर कर बोला जो लड़की को खींचता हुआ लाया था, बंद करो अपनी बकवास। अपने ठिकाने पर पहुंचकर तुझे भी देख लूंगा कि तू किस उसूल के तहत मार खाता है। उसूल तो हर मामले में होता है। उसकी बात पर दूसरे लोग गले फाड़ कर कह कहे लगाने लगे, जैसे उसने बहुत जबरदस्त लतीफा सुनाया हो। बिलाल बिल्कुल सहम कर रह गया था। वो यूं चलता रहा था जैसे नींद में चल रहा हो। उसकी बेटी अलबत्ता मजाहमत कर रही थी। उन दोनों को भी लाने वालों ने जानवरों की तरह गाड़ी के पिछले हिस्से में ठूंस दिया। फिर फौरन ही दो आदमी भी पीछे की सीट पर आकर बैठ गए। उनके बैठते ही ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी हिचकोले खाती हुई रवाना हो गई। बिलाल ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर हमारे साथ बैठे हुए एक शख्स ने करख्त आवाज में कहा, खामोश बैठो वरना गोली मार कर यहीं फेंक दूंगा। फिर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी कम से कम आधे घंटे तक पुख्ता सड़क पर चलती रही। फिर एक मोड़ मुड़ते ही बुरी तरह उछलने लगी। उसकी रफ्तार भी खासी कम हो गई थी। ये उकता देने वाला सफर भी 1 घंटे तक जारी रहा। मैं इस उछल कूद से इतना बेजार हो गया था कि दिल चाह रहा था अपने नजदीक बैठे हुए आदमियों की गर्दनें तोड़ दूं। अगर मेरे हाथ बंधे हुए न होते तो शायद मैं ऐसा कर भी गुजरता। गाड़ी बिलाखिर धचके के साथ रुक गई। मैंने खिड़की में से बाहर देखने की कोशिश की, मगर कुछ नजर न आया। शीशों के बाहर अंधेरा छा चुका था। फिर दरवाजा खुला और किसी ने मुझे बाहर घसीट लिया। हाथों के साथ साथ पांव भी बंधे हुए थे। मैं तवाजुन बरकरार न रख सका और औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। मेरी कोहनियों और घुटनों में अच्छी खासी चोटें आई थीं। वहां की जमीन अगर कच्ची न होती तो मेरा एक आध दांत जरूर टूट जाता। मैं गिरा तो वहां खड़े हुए आदमी पागलों की तरह कह कहे लगाने लगे। मैं उठने की कोशिश में एक मर्तबा फिर गिर गया। 2 आदमी मुझे उसी हालत में मुर्दा कुत्ते की तरह खींचते हुए आगे बढ़े। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की कि वो लोग हमें किस जगह लाए हैं, मगर कुछ दिखाई ही न दिया। उनमें से किसी ने टॉर्च रोशन की तो मालूम हुआ कि सामने ही पुरस्कार सी एक हट नजर आ रही है। ये अलग बात है कि वो आम हट्टों के मुकाबले में कम से कम 4-5 गुना तो रही होगी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि उस वक्त भी हम बड़े से एक अहाते में खड़े थे। चारों तरफ बोसीदा सी एक दीवार थी। मुझे हैरत थी कि वो लोग अपने इस ठिकाने पर मुझे क्यों ले आए। मुझे यहाँ लाना इतना ही जरूरी था तो वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ ला सकते थे। अंदर की तरफ घुसते हुए मैं उन्हीं की बातों पर गौर करता रहा। अचानक वहां पर 2-3 गाड़ियों के इंजन की आवाज गूंजी। फिर गाड़ियां रुकने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही फायरिंग की आवाज। मुझे धकेलने वाले पलट कर झपटे। उस वक्त एक तेज आवाज गूंज रही थी, कामरान घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। मैं फर्श पर बैठा हुआ था। फायरिंग शुरू होते ही मैं फुर्ती से लेट गया और अंधेरे में अंदाजे से कोने की तरफ बढ़ा। फायरिंग अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। हमें वहां लाने वाले भी भरपूर मज़ाहमत कर रहे थे। मैं दीवाना वार खिसकता हुआ कोने की तरफ बढ़ रहा था। मुझे खदशा था कि इस अंधाधुंध फायरिंग में कोई गोली मेरा काम तमाम न कर दे। अचानक मैं किसी से टकरा गया। उसके साथ ही हल्की सी एक निस्वानी चीख सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हूँ। मैं कुछ और आगे खिसका और सरगोशी में लड़की से बोला, तुम ठीक तो हो? लड़की ने नहीफ से लहजे में कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा सब ठीक हो जाएगा, कोशिश करके मेरे हाथ खोल दो। लड़की आहिस्ता से मेरी पुश्त की तरफ आ गई और बमुश्किल उसने मेरे हाथ खोल दिए।
हाथ खुलते ही मैंने बर की सूरत से अपने पाँव खोले और लड़की को साथ लेकर एक कोने की तरफ बढ़ गया। हमें लाने वालों में से शायद 1 या 2 आदमी हट के अंदर थे। बकिया लोग बाहर फायरिंग कर रहे थे। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। मैंने अंदर वाले आदमी को बाहर निकालने के लिए लड़की की एक चप्पल उठाकर उस कोने की तरफ उछाल दी जहां मेरे अंदाजे के मुताबिक वो शख्स मौजूद था। फौरन ही एक गुर्राहट सी सुनाई दी और कोई टपट कर बोला, हरामजादी, इस मौके पर तुझे भी हरी हरी सूझ रही है। इन लोगों से निमट लूं फिर तेरी खबर लेता हूं। उसका जुमला पूरा होते ही मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे लेकर फर्श पर ढेर हो गया। इसी दौरान में पीछे से किसी ने मुझ पर हमला किया। मेरे कंधे पर राइफल का बट पड़ा। उसने शायद मेरे सर को निशाना बनाया था, मगर ऐन वक्त पर उसका निशाना खता हो गया। मैंने अपने नीचे दबे हुए शख्स की गर्दन दबोची और एक झटके से उसे तोड़ दिया। पीछे वाले हमलावर ने शायद खंजर से मेरी पुश्त पर वार किया था। मैं पलटा तो 2-3 वार उसने मेरे सीने पर भी किए, मगर वो उचटते हुए मुझे लगे। मेरे पूरे जिस्म में मिर्चें सी भर गईं। मैं झुंझलाकर उसके पीछे भागा और ऐन दरवाजे पर उसे दबोच लिया। फिर एक ही झटके में उसकी गर्दन भी सूखी लकड़ी की तरह तोड़ दी। फिर 2-3 आदमी मुझे लिपट पड़े। उन सब के हाथों में खंजर थे। फिर मेरे जिस्म पर खंजर के कुछ जख्म आए। मैंने उनमें से एक शख्स को भरपूर किक रसीद की, मगर मैं उसे हलाक न कर सका क्योंकि फायरिंग अचानक बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई थी और मैं फायरिंग करने वालों के लिए बहुत आसान हदफ था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे फर्श मेरे कदमों तले डोल रहा हूँ। दाएं हाथ में आग सी भरी हुई हो और लम्हा बलम्हा उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे इर्द गिर्द तारीकी बढ़ने लगी और मैं पूरी तरह अंधेरों में गुम हो गया।